So, hi guys, good morning to all of you. I hope you all are good at your place and I'm very happy to see you again in my session. So, आज से हमारा यूनिट नंबर 2 इन द इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 2 जो आप इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमी मेरे साथ पढ़ रहे हो उसका स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 इज बेसिकली इज ऑल अबाउट द मनी। जैसे कि मैं आपको एक बार सिलेबस भी बता देता हूँ। जैसे हमने जो मेरा पहला लेक्चर था वो कुछ इस प्रकार था, जिसमें मैंने आपको सारा यूनिट्स के बारे में बताया था। जैसे यूनिट 1 थी हमारी, ठीक है, इट वाज माय यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड नेशनल इनकम। ये करवा चुका हूँ मैं सारा का सारा। इसकी वेटेज 20 मार्क्स की थी। ऐसे ही एक यूनिट 2 जो आज मैं शुरू करने वाला हूँ, ठीक है, मनी, उसकी भी वेटेज 20 नंबर की है। और यूनिट 3 एंड यूनिट 4 हम फिर उसके बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको सिलेबस यहाँ भी दिखा देता हूँ और जो मैंने लिखा है फिर वहां भी मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बार हम लोग उस सिलेबस के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, सिलेबस में जनरली हमारे पास में जो दे रखा है दैट यूनिट नंबर 2 मनी। हमें यहाँ पे कुछ चीजें अंडरस्टैंड करनी है, जैसे फंक्शंस ऑफ मनी, मनी क्या होता है, ठीक, और मनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। जैसे मनी की कॉमन डेफिनेशन होती है, मनी इज व्हाट मनी इज डज, जो मनी का काम करता हो, ठीक है, या जो इजी लैंग्वेज में बात करूं, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसको आप मनी कहते हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज को। फिर आप उसके फंक्शंस की बात करोगे, जैसे फंक्शन होती है एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट मेजरमेंट, ठीक है, और डैफर्ड पेमेंट्स, ये सारे हम लोग इसके फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर हम आगे चल के डिस्कस करेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। एक्चुअली क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बेसिस पे हम लोग एग्रीगेट डिमांड को डिराइव करना भी सीखेंगे इन यूनिट 3। ठीक है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है ओल्डेस्ट थ्योरी है अबाउट मनी, जिसके बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि इस वाले पॉइंट से मनी का और इन्फ्लेशन का, या मनी सप्लाई का और इन्फ्लेशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और इकोनॉमी में जो सबसे पहला इनिशियल क्राइसिस हम लोग मानते हैं, जिसे हम लोग ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं, वो भी उसका भी एक रीजन था द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर जो भी हमारे पास मनी सप्लाई और मनी डिमांड होता है, हम उनके डेटरमिनेंट्स पढ़ेंगे। जैसे मनी डिमांड, मनी डिमांड का मतलब होता है कैश इन हैंड। व्हाई द पीपल डिमांड फॉर मनी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि उसको पैसों की जरूरत है। ही बेसिकली डिमांड फॉर मनी फॉर द ट्रांजेक्शन पर्पस, ठीक है, फॉर द स्पेकुलेटिव पर्पस, फॉर द प्रिकॉशनरी पर्पस। ठीक है, तो ये रीजंस होते हैं उसके मनी की डिमांड को करने के, तो ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, मनी को सप्लाई कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है, और डिटेल इसके बारे में बात करेंगे। और कैसे इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट क्रिएशन होता है ना, पैसा कैसे क्रिएट होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि कंट्री के अंदर अगर 500 रुपए हैं, तो 500 रुपए कितनी बार ट्रांसैक्ट हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने मुझे पैसे दिए, 500 रुपए दिए, और मैं 500 रुपए किसी और को दूंगा, फिर वो कहीं और देगा, फिर वो कहीं और देगा। सोचो, पैसा छपा तो एक बार था, प्रिंट एक बार हुआ था, लेकिन वो सर्कुलेट हो रहा है ना। जैसे आपने कोर्स परचेज किया, ठीक है, नोट्स आपने बनाए, तो परचेज के टाइम में तो एक ही ट्रांजेक्शन थी, बट वो जो नोट्स मेंटेन्ड है वो पूरे कॉलेज में सर्कुलेट हो रहे हैं। तो दिस इज द नोट्स क्रिएशन, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये हम लोग ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। मेनली हमारे पास यहाँ पे 3 चैप्टर्स है स्टडी करने के लिए, और ऐसा नहीं कि बहुत सारा है। हमें एक एबल ब्रेनानके एंड क्रोशर पढ़ना है, जिसको हम एबीसी बुक के नाम से जो नोट करते हैं। चैप्टर 7 सेक्शन 7.1, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं पढ़ना। फिर एक फ्राइन है बुक, उसमें से चैप्टर 4 पढ़ना है, और उसमें भी 4.1 टिल पेज 70, कोई 3-4 पेजेस हैं। लेकिन ब्लैंक चार्ट का चैप्टर 4 कंप्लीट पढ़ना है, तो सबसे ज्यादा आपका माइंड यहाँ पे जो है लगेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप लोग अपने माइंड में रखना। राइट, तो इसको हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सो दैट इज वी हैव द रीडिंग, वी हैव द टॉपिक इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 2 इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब एक काम करें, आप इसको गाइस लिख लीजिए अपने पास में, ठीक है, कैन बेसिकली राइट इट इन योर कॉपी। और हम लोग फिर यहाँ से शुरू करेंगे। मैं जो ये आपको पढ़ाना शुरू करूंगा, दैट आई विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ठीक है, मैं आपको यहां से शुरू करने वाला हूं। क्लियर है मेरी बात आपको अच्छे से? नाउ राइट द हेडिंग। अब आप यहाँ पे हेडिंग लिखिएगा मेरे साथ में, दैट इज
हम लोग पहले जो पढ़ रहे हैं दैट द चैप्टर नंबर 7 एबल एंड ब्रेनन के एबीसी वहां से पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग है हमारे पास दैट चैप्टर नंबर 7, और उसका जो नाम है दैट इज द नेम ऑफ चैप्टर 7 इज द एसेट मार्केट मनी एंड प्राइजेस। ठीक है, एसेट मार्केट मनी एंड प्राइजेस, एसेट मार्केट मनी एंड प्राइजेस। ओके विद इट, हेडिंग क्लियर हो गई। अब देखिए, जब भी मैं आपसे कहता हूं एसेट मार्केट तो यहाँ पे टर्म आता है मार्केट। तो पहले एसेट मार्केट क्या होती है, जो आप शायद यूनिट 3 और 4 में जब आप पढ़ोगे लिक्विडिटी मनी, जहां से पैसों की बात हो रही है, मनी की बात हो रही है, वहां उसको हम एसेट मार्केट बोलते हैं। लेकिन फिलहाल आप एक वर्ड है मार्केट, इस मार्केट का मतलब समझो। देखिए, अकॉर्डिंग टू अस कि हमारी इकोनॉमी के अंदर अगर हम बोले मार्केट, तो वी हैव जनरली 3 टाइप्स ऑफ मार्केट। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 3 प्रकार की मार्केट होती है, 3 प्रकार की। एक होती है लेबर मार्केट, ठीक है, एक होती है लेबर मार्केट। ओके गाइस, वन इज द लेबर मार्केट। लेबर मार्केट आप हम जब पढ़ेंगे क्लासिकल्स और केनेसन थ्योरी, तो वहां पे हम लोग क्लासिकल्स का लेबर मार्केट स्टडी करेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वहां से हम देखेंगे, आई थिंक फ्रॉम द फ्रॉइड बुक बहुत अच्छी है उसके लिए। तो वहां से हम लोग स्टडी करेंगे, तो आप सीखोगे कैसे इकोनॉमी के अंदर लेबर इज द ओनली इनपुट विच सपोर्ट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। दैट्स ओनली प्रोडक्शन में सपोर्ट करेगी, तो लेबर इज द ओनली इनपुट। नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट के कैसे लेबर अकेली पूरे आउटपुट फॉर्मेट को लेके चलती है। तो ये पूरा लेबर मार्केट, अब यहाँ पे आप लेबर डिमांड लेबर सप्लाई स्टडी करोगे, लेबर डिमांड लेबर सप्लाई, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इन द फ्रॉम द बुक ऑफ द फ्रॉइड। तो इसको जब हम देखेंगे तो डिस्कस करेंगे। एक होता है आपका यहाँ पे गुड्स मार्केट। एक्चुअली गुड्स मार्केट एक बुक है डॉन बुश, बहुत अच्छी बुक है, उसका चैप्टर नंबर 9 गुड्स मार्केट बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है। गुड्स मार्केट में यू आर जनरली टॉकिंग अबाउट टू थिंग दैट द इकोनॉमीज आउटपुट एंड द इकोनॉमीज एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड हाउ इट इज बेसिकली इक्वल। और थर्ड जिसकी हम आज पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द एसेट मार्केट। यानी मैं आपको जो आज पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ये एसेट मार्केट शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने आपको इसलिए बता दिया है कि तीनों मार्केट्स होती हैं, तीनों मार्केट में से हम लोग आज एसेट मार्केट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग लेबर मार्केट पढ़ेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे गुड्स मार्केट को स्टडी करेंगे। गुड्स मार्केट के बाद में एसेट मार्केट दोबारा आएगा, लेकिन तब उसका नाम एसेट मार्केट नहीं होगा, उसका लिक्विडिटी मनी होगा। ठीक है, क्लियर। तो आप एक काम करेंगे, एक हम लोग एक बार यहाँ पे हेडिंग लिख के स्टार्ट करेंगे। तो दैट इज द एसेट मार्केट। ठीक है, द एसेट मार्केट। एक्चुअली एसेट मार्केट का मतलब होता है जहां पे आप, जैसे आपको याद होगा कि मैंने आपके साथ एक बार डिस्कस किया था कैपिटल अकाउंट के बारे में, तो वहां पे एसेट्स इंक्लूड हुए थे। तो आप जब भी कोई भी एसेट्स का लेन देन करते हो, खरीदते हो, बेचते हो, उसको आप एसेट मार्केट बोलते हो। अब जब मैं कहता हूं एसेट्स, तो कौन कौन सी एसेट्स की बात हो रही है? एसेट्स मार्केट में बात होती है जनरली गोल्ड की। ठीक है, जनरली आप ऐसे भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो एसेट मार्केट वी आर टॉकिंग अबाउट दी ट्रांसैक्शंस। ट्रांसैक्शंस का मतलब हो जाता है सेल एंड परचेज। और वो जो ट्रांसैक्शन है वो किन किन गुड्स में हो रही है, जिनको हम एसेट मार्केट या एसेट्स में इंक्लूड कर रहे हैं, दैट वो हो रही है आपकी गोल्ड में, ठीक है, हाउसेज में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, और कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स, अदर फाइनेंशियल एसेट्स। क्लियर। सो एसेट मार्केट इज बेसिकली व्हाट, जिनमें ट्रांसैक्शन इंक्लूड होती है, सेल या परचेज ऑफ व्हाट, गोल्ड, हाउसेस, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स। ओके विद इट,
मेरी बात आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गई क्लियरली? तो ये एक पॉइंट आप लोग अपने माइंड में रखना। तो अब एसेट मार्केट का जो जो कंसेप्ट है, वी हैव टू बेसिकली, जो एसेट मार्केट का कंसेप्ट है, हमें इसके अंदर मनी की इंपॉर्टेंस समझनी है। देखिए, वो बात अलग है कि इस चैप्टर का नाम एसेट मार्केट है। देखिए, इस चैप्टर हम पहले उतना पढ़ेंगे जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। चैप्टर का नाम एसेट मार्केट मनी एंड प्राइजेस है। हमारे जो सिलेबस का पार्ट है, इस चैप्टर का टॉपिक है मनी, वो पार्ट है। तो पहले तो मैंने आपको एसेट मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, बट नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ द मनी। ओके विद इट? एल्स जो एसेट मार्केट डिटेल में विल डिस्कस दिस एसेट मार्केट आफ्टर द टॉपिक ऑफ द गुड्स मार्केट। ओके ओके गाइस, अंडरस्टैंड हो गई बात मेरी, समझ में आ गई? नाउ राइट द हेडिंग हेयर दैट फ्रॉम द नेक्स्ट पेज ऑनवर्ड्स, दैट इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। अब मनी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले मनी का मतलब समझ लेते हैं, दैट व्हाट डू मीन बाय मनी। अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिक्स, मनी इज डिफाइंड एज अ थिंग or the मीडियम ऑफ एक्सचेंज जहां पे पीपल आर इजीली ट्रांसैक्ट विद अदर्स by using the common value or common thing which is easily acceptable between all of them। ठीक है, एनीथिंग विच इज इजीली एक्सेप्टेबल, जो आसानी से एक्सेप्ट कर ली जाए, उसे आप मनी कहते हो। एक एक कुछ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ही है। कुछ कहते हैं मनी इज व्हाट मनी इज डज। जैसे मेरे पास ये आई पेंसिल है, मैं कहता हूं कि आपके पास जो पेन है, जिससे आप अपने कॉपी में नोट कर रहे हो, वो मुझे दे दो, और ये पेंसिल आप ले लो। ये 12,000 की पेंसिल है ना, आईपैड पे लिख रहा हूं मैं इस पे, जो मैं पढ़ा रहा हूं। तो टेक्निकली क्या ये एक्सेप्टेबल है? मतलब ये ऑफर आपने दिया है मुझे, मैंने नहीं दिया है, ये ऑफर आपने मुझे दिया है। तो क्या ये ट्रांसेक्शन एक्सेप्टेबल है? क्या इस पेन को मैं आपके पेन के साथ में ट्रांसलेट कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन वहीं अगर मेरे पास में बॉल पेन, जेल पेन, दूसरा पेन होता जो कॉमनली होता और हम लोग इजीली एक्सेप्ट कर लेते, तो यस, अगर कोई भी ट्रांसेक्शन में भले ही गुड्स की ही क्यों ना ट्रांस एक्सचेंज हो रहा हो, उस चीज को आप मनी काउंट दोगे जिनके बेसिस पे आप एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूं, दैट मनी इज डिफाइंड एज, मनी इज व्हाट मनी इज डज। ठीक है, और ये पॉइंट आप लोग अब यहाँ पे जो है माइंड में रखना। नाउ माई क्वेश्चन इज दैट, कि हाउ द मनी इज बेसिकली सपोर्ट इन द एसेट मार्केट। क्योंकि जब भी तुम एसेट मार्केट की बात करते हो, वेन एवर यू टॉक अबाउट द एसेट मार्केट, एसेट मार्केट में जो मनी है, मनी मार्केट, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। द रीजन बिहाइंड, एसेट मार्केट में आप बात करोगे लिक्विड मनी की। लिक्विड मनी मतलब मनी सप्लाई, मनी डिमांड। ठीक है, अब लिक्विड मनी की बात करोगे विच इज इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, तो एसेट मार्केट में आप उसकी बात करोगे। सो दैट्स व्हाई आई एम जनरली टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। फर्स्टली आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई, पहली चीज। एंड आफ्टर दैट, इफ समवन आस्क यू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, उसके लिए एक छोटा सा पॉइंट लिख लेना। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि हमारे ना सिलेबस में जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, एक जो बुक है, हम एबीसी बुक पढ़ रहे हैं एबल एंड ब्रेनन की, उसका सेक्शन 7.1 स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो 7.1 में कुछ वो नॉलेज है जिसकी इंपॉर्टेंस आपको एसेट मार्केट में कनेक्ट करेगी। तो पहले तो आप ये पॉइंट लिख लीजिए इंपॉर्टेंस। ठीक है, देखिएगा पहला पॉइंट, दैट मनी इज अ स्पेशल एसेट यूज्ड फॉर पेमेंट्स, है ना। जैसे कौन कौन सी बात करते हैं हम लोग, दैट इज कैश, चेकिंग अकाउंट्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, दैट मोस्ट प्राइजेस आर एक्सप्रेस्ड
expressed in money terms। जैसे आप कहते हो डॉलर, येन, यूरोज एंड रुपी एक्सेट्रा। ठीक है। ऑल्सो सम पीपल से दैट कि मनी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मनी कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, वो भी लिखना आप लोग मेरे साथ में, दैट मनी सप्लाई इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक एक्टिविटी, the economic activity, and also monetary policy is used to stabilize economic growth and reduce unemployment। ठीक है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी हमारी इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल रखते हैं, और दूसरा हमारे इकोनॉमी के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको भी कम करते हैं। तो ये कि इनका काफी बड़ा रोल होता है। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। तो अभी आपने दो चीजें सीखी, एक आपने सीखा एसेट मार्केट शॉर्ट में, और एक आपने सीखा है द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। ठीक है, अब हम जो सेक्शन यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट द सेक्शन नेम इज सेक्शन 7.1। ठीक है, लिखिएगा हेडिंग सेक्शन 7.1, and the topic name is the what is money। क्योंकि जो डेफिनेशन जो हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी है कि हाउ द मनी कैन प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो उस मनी के बारे में तुम्हें समझना। तो मनी एक तो ब्रॉड कंसेप्ट है, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, मनी एक ब्रॉड कंसेप्ट है। ठीक है, मैंने अभी परसों अपने यूपीएससी बैच में मनी का ही टॉपिक पढ़ाया है। ठीक है, बट आपके में एक कह सकते हो वो स्टैटिक नॉलेज है। ठीक है, जो हमेशा से लेकर अब तक का मनी, उनके में करंट नॉलेज भी इंक्लूडेड है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के 1 रुपए का सिक्का क्यों नहीं छपता है। ठीक है, 1 रुपए के सिक्के की कॉस्ट और आने वाले समय में जो 100 रुपए का सिक्का आएगा उनकी दोनों में कॉस्ट में डिफरेंस क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, तो वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस वहां पे करी, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर आप कभी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो इकोनॉमिक्स में ऑल ओवर इंडिया आपको टॉप 5 इकोनॉमिक्स फैकल्टी में आपके सर भी दिखेंगे फॉर यूपीएससी। अगर आप जनरली सर्च करते हो कि इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में टॉप 5 टॉप 6 में हमारा नाम आता है। और अगर और सही से सर्च कर लोगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स बाय समीर, तो फिर तो टॉप पे आएगा। बोलो सर आपको नाम से बात कर रहे हैं तो टॉप पे तो आएगी। तो इकोनॉमिक्स तो समीर ऑल ओवर इंडिया और भी बहुत सारे पढ़ाते होंगे, बट हाँ हमारा नाम ठीक ठाक आता है। तो हमें बहुत खुशी है कि आप लोग सपोर्ट करते हो, आप लोग इतना फेमस करते हो। ठीक है, इसी वजह से हमने अपना ये जो पैटर्न है जो पढ़ा रहे हैं, ये हमने इससे शुरू करा था। ठीक है, इसको हमने नहीं छोड़ा है, क्योंकि जितनी भी हमें जो पॉपुलैरिटी मिली है वो इसी बैकग्राउंड से मिली है। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाते हैं, फिर आप ही लोग होते हो जो यूपीएससी लेवल तक आते हो। ठीक है, बट अभी तो आप बहुत इनिशियल लेवल पे हो। ठीक है, बहुत इनिशियल स्टेज पे हो, अभी आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करिएगा। तो एक्चुअली मनी की बात कर रहे हैं, जो मैंने डेफिनेशन मनी के लिए लिखी थी वही डेफिनेशन हम अंडरस्टैंड दोबारा कर रहे थे। मनी इज डिफाइंड, मनी इज व्हाट मनी इज डस। ये डेफिनेशन यूनिवर्सल है, मतलब काफी सारे इकोनॉमिक्स इस डेफिनेशन को मानते हैं। इस डेफिनेशन का बिल्कुल शॉर्ट में डेफिनेशन है। इसका मतलब होता है कि हर वो चीज मनी है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेबल है। हर वो चीज मनी है
जैसे एक जमाने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, गुड्स टू गुड्स ट्रांजैक्शंस, तो वो पहले कभी हुआ करता था, ठीक है, तो वो अब नहीं होता। बट उस टाइम वो एक्सेप्टेबल था, इसलिए उस टाइम वो मनी था। बट कुछ चीजें प्रॉब्लम नहीं, कुछ फीचर्स हमारे फुलफिल नहीं हो पाए, इसलिए उसका बदलाव करना पड़ा, ठीक है। हम लेकिन हमारा मानना होता है कि जो मनी होता है ना, इट इज बेसिकली एन एसेट। हम मनी को एक प्रकार का एसेट भी एज्यूम करते हैं। वी जनरली एज्यूम दैट मनी इज ऑल्सो द एसेट, जो यूज होती है, यूज फॉर अ पेमेंट, विच इज यूज फॉर अ यूज्ड फॉर अ पेमेंट। एक मिनट, अगर आपके पास ऑप्शन है तो कर लीजिएगा ऐसा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। फॉर अ पेमेंट, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अच्छा, जितना बुरा आया है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे पास मनी का, जो मनी का पैटर्न था वो ऐਵੇਂ ही था। मैं ना एक बार आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जस्ट आई वांट कि मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि जो मनी का पैटर्न हुआ करता था वो किस प्रकार था। वो बात अलग है कि आप इसको नोट वगैरह मत करना, ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मनी कितने प्रकार के होते थे। ले आजा भाई, एवोल्यूशन ऑफ मनी, ठीक है, एक बार आप जनरली इसको देख लो। नो नो नीड टू राइट, नो नीड टू नोट, कुछ भी लिखने की, नोट करने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपको ये नाम याद कराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, फिर क्योंकि आपके सिलेबस में तो बहुत इनिशियल है, पर मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ, हो सकता है आपको आंसर राइटिंग करते हुए सपोर्ट मिले। सबसे पहले सिस्टम हमारे पास बार्टर सिस्टम था, सबसे पहला सिस्टम, ठीक है। उसके बाद कमोडिटी मनी आया, उसके बाद मेटॉलिक मनी आया, फिर उसके बाद में पेपर मनी आया, फिर बैंक मनी आया, ठीक है, फिर फिड्यूशियरी और क्रेडिट मनी आया। तो ये 6 तरीके के हमारे पास में मनी आए हैं, ठीक है। तो जैसे फिड्यूशियरी का मतलब हो जाता है कि जहां पे गवर्नमेंट की जहां पे गवर्नमेंट का पे ट्रस्ट हो हमारा, ठीक है, हाँ गवर्नमेंट कह रही है हम इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। जब मैं कहता हूँ बार्टर सिस्टम, तो उस टाइमिंग में क्या होता था, गुड्स टू गुड्स ट्रांजेक्शन होती थी। जब मैं कहता हूँ कमोडिटी मनी, कमोडिटी मनी में क्या होता था कि लोग गोल्ड सिल्वर वगैरह के मतलब उनको एज अ मनी कंसिडर करते थे। लेकिन उनमें प्रॉब्लम क्या हुआ करती थी कि उनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी, दैट इज सम टाइम ग्रेटर देन जो कमोडिटी मनी। जैसे कमोडिटी मनी गोल्ड बोला, सिल्वर बोला, तो उनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी वो एक्सचेंज वैल्यू से कभी कभी ज्यादा हो जाया करती थी। इंट्रिंसिक वैल्यू का मीनिंग जानते हो क्या होता है? जैसे जैसे आपके पास में, अगेन मैं बोल रहा हूं, जैसे 10 रुपए का सिक्का है और 1 रुपए का सिक्का है, और आसान कर देता हूं, आपके पास में 100 रुपए का नोट है और आपके पास में 500 का नोट है, ठीक है। अब उन दोनों नोट को, गड्डी को अगर आप रद्दी में बेचते हो, रद्दी वाले को, भैया ले रद्दी, है ना, तो मुझे बताओ क्या रद्दी वाला डिफरेंशिएट कर पाएगा? नहीं करेगा। और वो रद्दी के भाव, 500 के नोट की गड्डी 10 लाख रुपए की है, और वो क्या आपको 10 लाख रुपए देगा? नहीं। वो उस उस नोट, क्योंकि वो कागज है, वो कागज के वेट की, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से देगा। तो 500 के नोट की गड्डी की जो फेस वैल्यू है बहुत ज्यादा है, इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम है। इंट्रिंसिक कहते हैं आ, उसकी खुद की मेल्टेड वैल्यू, ठीक है। एक बात हो गई। गोल्ड है, गोल्ड क्वाइन है, ठीक है, मान लीजिए आज से 1 साल पहले एक बंदे ने बोला था कि मेरे यार ट्रांसैक्शन कर रहा हूँ, ये सामान मुझे दे दे, चल इसके बदले कि तुम मुझसे 10 तोले गोल्ड ले लियो। मैंने कहा ठीक है, 10 तोला गोल्ड तुम मुझे दियो। वो देने आया मुझे, मैंने बोला यार तो अपने पास रख ले, तेरे पास तो सेफ होगा, मैं तुझसे ले लूंगा बाद में, ठीक है। अब 1 साल बीत गया, अब तुम्हें अगर नॉलेज हो तो गोल्ड के प्राइस देख लो, 1,60,000 है, पिछले 1 साल में 1 लाख आराम से बढ़ा है। 1 लाख नहीं तो 80, 90, 80 हजार तो आराम से बढ़ गया है गोल्ड का प्राइस, ठीक है, पर तोला, ठीक है। और ये मैं बात कर, ठीक है, चलो मान लो, चलो 1 तोले की ट्रांसेक्शन थी। अब पॉइंट ये है कि जब मैं उससे कहूंगा ला मेरा गोल्ड दे दे, तब वो शायद हो सकता है डिनाई करे और ये बोले कि भाई मैं तुझे वो गोल्ड नहीं दे रहा,
तेरे सामान कितने का था, मैं बोलूंगा इतने का था, तो मैं तुझे आज की वैल्यू के हिसाब से पैसे दे रहा हूं, तुम मुझसे पैसे ले लो, गोल्ड कॉइन में नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि गोल्ड कॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी एक्सचेंज अमाउंट से ज्यादा है। मैंने तुम्हें एक्सचेंज अमाउंट सोचा था 50,000 का, तो 50,000 के बेसिस पे मैं तुझे गोल्ड कॉइन दे रहा था, 50,000 की वैल्यू थी उस टाइम उसकी, बट आज उसकी वैल्यू बढ़ गई है। ट्रांसेक्शन अमाउंट इज ओनली द रिमेन सेम, 50,000 रुपया, और थोड़ी इंटरेस्ट बढ़ा दो तो 60 हो जाएगा, बट उसकी जो वैल्यू 1.5 लाख से ज्यादा की मेरे गोल्ड सिक्के की, कॉइन की। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसेक्शन में ट्रांसेक्शन वैल्यू, फेस वैल्यू कम होती है और इंटेंसिव वैल्यू ज्यादा होती है। एक मेटोलिक मनी होता है, मेटोलिक इज बेसिकली मेटल, वो इसी की तरह होता है, बट पॉइंट क्या हो जाता है कि हाँ, ये जर्नल था, और ये बाहर एक कह सकते हो मोहर के साथ अनाउंस भी होते हैं, जैसे तांबे के सिक्के, ठीक है। उसके बाद में पेपर मनी आया, पेपर मनी जिसमें गवर्नमेंट ने अलाउ करा लीगल टेंडर, ठीक है। अब एक एक नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूं, ये जनरली सिखा रहा हूं, इसका आपके पेपर से कोई लेना देना नहीं है गाइस, बस मेरा मन है आपको एक नॉलेज एक्स्ट्रा देना चाहता हूं। पेपर मनी का मतलब वही जो नोट वगैरह, पेपर मतलब नोट वगैरह सर्कुलेट हो रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, नोट में एक नोट होता है 1 रुपए का नोट, नोट्स में एक नोट होता है 1 रुपए का नोट, जो आज नहीं है, अब नहीं होता, पर कभी तो था। वो 1 रुपए का नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापता था। अदर देन 1 रुपी नोट, उसके अलावा जितने भी नोट है, जैसे आज के टाइम में 500 का नोट है, तो हु प्रिंट द 500 नोट? द सेंट्रल बैंक। बट हु प्रिंटेड द 1 रुपी नोट? द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट, और सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में बैंक मनी आया, बैंक मनी मतलब वही चेक्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद में आपका फिड्यूशरी आया, जिसमें गवर्नमेंट बोल दे कि हम बोल रहे हैं, आप एक्सचेंज करो, ठीक है। तो ये नॉलेज है जो मैंने अभी आपको देने की ट्राई करी है। ओके, सही में आ गई मेरी बात आपको? तो वो नोट वगैरह नहीं करना, सिर्फ वो सुनना था आपको। तो जनरली जब हम बात करते हैं मनी, तो मनी हमारे पास में दो प्रकार के मनी है, ठीक है। वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, बट वी हैव जनरली टू टाइप्स ऑफ मनी, ठीक है। वी हैव जनरली टू टाइप्स ऑफ मनी। नंबर वन इज ओल्ड मनी, नंबर टू इज न्यू मनी। अच्छा, ओल्ड मनी और न्यू मनी को थोड़ा सा इजी वे में डिफरेंशिएट कर देते हैं। जो ओल्ड मनी है, इट इज बेसिकली द बीट्स एंड शेल्स, गोल्ड एंड सिल्वर। न्यू मनी में सबसे पहले क्वाइंस, पेपर मनी। अब देखो, पेपर मनी आपके बुक में लिखा हुआ है, बट पेपर मनी का कंसर्न मैंने आपको वहां दिखा दिया है, ठीक है। चेकेबल डिपॉजिट्स और करेंसी, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली नोन एज द करंट, वो न्यू मनी। क्लियर है मेरी बात आपको गाइस? अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से। तो इसको फिलहाल अपने मन में इतना रखना। अब इसके बाद में इसमें बस एक ही कंसेप्ट ऐड ऑन है, दैट दैट कंसेप्ट नोन एज द फंक्शंस ऑफ मनी। हेडिंग लिखना मेरे साथ में, फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी में हमने, आपको पता होगा शायद एकेडमिक्स में आपने फंक्शन मनी के स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा था। प्राइमरी फंक्शन, फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन और टेरिटरी फंक्शन, ये तीन प्रकार के फंक्शंस आपने पढ़े थे। प्राइमरी फंक्शंस के अंदर मीडियम एक्सचेंज वगैरह आ जाता है, स्टोर ऑफ वैल्यू आ जाता है, यूनिट वैल्यू आ जाता है, फिर सेकेंडरी, फिर आपको टेरिटरी। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में ये तो उनका हेडिंग थी, बट यहाँ पे फंक्शन में से तीन मेन हम रखेंगे, जिसमें सबसे पहला फंक्शन हम लोग रखेंगे द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकंड रखेंगे
यूनिट ऑफ अकाउंट, और तीसरा रखेंगे स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, ठीक है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। अब एक एक करके हम तीनों चीजों को समझ लेते हैं। अ, ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में लिखते हैं। देखिएगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, देखिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज बेसिकली एक ऐसी डिवाइस थी उस टाइम जब हमने बात करनी स्टार्ट करी इसके बारे में, क्योंकि एक ऐसा दौर था लॉन्ग लॉन्ग अगो जब लोगों के पास में कोई कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं हुआ करता था। हम लोग कहते हैं कि जैसे हजारों साल पहले, तो हजारों साल पहले ट्रांजेक्शन तो हुआ करती थी, लोग आपस में लेन देन तो करते थे, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि किस हमें हमें जनरली किस तरीके से लेन देन करना है। ना उनको ये पता था कि कोई यूनिट अकाउंट नाम की चीज होती है, यूनिट अकाउंट। कभी कभी तुम इमेजिन करो, जनरली लेट अस सपोज इफ यू हैव द गोल्ड, 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, मतलब 1 तोला गोल्ड आपके पास में है। ठीक है, इतना सा, कितना सा होगा, इतना सा होगा, 1 तोला, छोटा सा होगा बिल्कुल मामूली सा, इतना सा। और आप मार्केट गए हो और आपने बोला कि चावल दे दो, राइस। आपने इतने से गोल्ड से कितना चावल ले लिया, रिक्शा भर गया, इतना चावल ले लिया। मतलब अराउंड अगर मोटे मोटे तौर पर लगा 100 रुपए किलो भी है, तो मेरे ख्याल से 100 रुपए किलो भी है, 15 1500 किलो चावल ले लिया आपने। अगर 1.5 लाख रुपए तोला गोल्ड भी है, 1.5 लाख रुपए तोला जो है गोल्ड भी है, तो 1 तोला 1.5 लाख का बिका, और 1.5 लाख में 100 रुपए किलो से चावल है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उससे आपको 1500 किलो, 1500 केजी, कितना होता है, ट्रक में आएगा इतना सामान, वो मिला। अब जिस अभी एक छोटा बच्चा है या कोई ना समझे कोई छोटा बच्चा है, अब उसको तुम्हें समझाना कितना मुश्किल हो जाएगा कि एक इतने से गोल्ड के मतलब इतने से गोल्ड से ये ट्रक सारा का सारा हमारा चावल हमारे पास आ गया, कितना मुश्किल हो जाएगा उसे समझाना। ये प्रॉब्लम उस टाइम बहुत थी। उस टाइम लोगों को ये समझाना मुश्किल हुआ करता था कि मेरे पास जो एसेट है या मेरे पास जो ट्रांसैक्शन करने के लिए गुड है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। तुम जो ट्रांसैक्शन कर रहे हो, तुम्हारी वैल्यू कम है। तो पहले ये होता था कि अगर तुम बहुत सारे चावल ले रहे हो तो बहुत सारा गोल्ड देना है। अगर थोड़े से चावल दे रहे हो, गेहूं ले रहे हो, और एनिमल है तो पूरे की पूरी बफेलो एक साथ पूरी जा रही है ट्रांसैक्शन में, तो ये प्रॉब्लम। तो मीडियम एक्सचेंज ने एटलीस्ट इतना तो सपोर्ट किया कि एक इकोनॉमी के अंदर बार्टर सिस्टम में जो प्रॉब्लम थी, दैट वाज द डबल को इंसिडेंट ऑफ वांट, उसको खत्म किया। तो वही आप पॉइंट यहां पे लिखिएगा, आप लिखे ना मेरे साथ में। इन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, in medium of exchange or a device, for making transactions, money permits people to trade, people to trade at less cost in time and efforts. Also it raises, or it raise the productivity by allowing people to specialize
in economic activities in economic activity at which they are most skilled. ठीक है। अब यहाँ पे मीडियम एक्सचेंज को हम लोग बाटर सिस्टम से भी कनेक्ट करेंगे। देखिएगा, इन बाटर सिस्टम people live people live with no trade because live live with no trade because of their choices. It will reduce the specialization in goods and services, and in this system goods are directly exchanged, which is inefficiency. Which is inefficiency. Clear है? So whatever the content I'm dictating you, मैं उसको लिख भी रहा हूं so that आपको एक तो ये लगे कि चलो ये भी लिख रहा है, हम भी लिख लेते हैं। दूसरी चीज, कुछ कभी कभी स्पेलिंग्स में भी इश्यूज होते हैं, ठीक है, वो मैंने करेक्ट कर दिए। या कभी कभी आपको मन है सर हम नहीं लिख रहा, हमारा मन नहीं कर रहा, तो यही नोट्स आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन और द यूनिट कंप्लीशन मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्लास वाइज नहीं करूंगा, यूनिट वाइज करूंगा अपलोड, तो वो भी एक सपोर्ट रहता है। एक तो पॉइंट क्लियर हो गया आपको मीडियम एक्सचेंज के बारे में। सेकेंड हमारे पास कंसर्न है यहाँ पे दैट यूनिट ऑफ अकाउंट। ठीक है, यूनिट ऑफ अकाउंट। अब ऐसा होता है, देखो, यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब जो मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि इन द बार्टर सिस्टम जो प्रॉब्लम थी कि लोगों को ना ये समझाना बड़ा मुश्किल होता था एक दूसरे को। जैसे मैंने कहा ना, छोटे बच्चों को कैसे समझा पाओगे कि इतने से गोल्ड से ट्रकों, एक पूरा ट्रक चावल का, राइस का आ गया। उसको गोल्ड सिस्टम समझाना पड़ेगा कि गोल्ड इतना महंगा बिका है, उससे ही है ना, ऐसे। तो उस टाइमिंग में ये प्रॉब्लम बहुत होती थी। तो यूनिट ऑफ अकाउंट ये मनी ने जो है कन्वर्ट करा। किसी भी प्रोडक्ट की करंट वैल्यू के हिसाब से आपने उसकी वैल्यूएशन निकाल दी, उसकी यूनिट अकाउंट की बात कर ली। ठीक है, और आप फिर उसके उसके बेसिस पे दूसरी चीजों को परचेज कर सकते हो। ठीक है, यू जनरली कन्वर्ट योर गुड्स इन द मनी। लिखिएगा, मनी इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। प्राइजेस, wages, assets values, and debts are expressed in debts are expressed in money. Money मतलब we are generally talking about the currency. The comparison between the goods becomes so easy, becomes
becomes so easy after introducing the money. लेकिन हाँ चलो ठीक है, एक वाला पॉइंट है, एक थर्ड वाला पॉइंट भी लिख लो आप मेरे साथ में, दैट स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू का मीनिंग बस वही है कि आपके पास मान लीजिए कोई गुड्स थी ट्रांसेक्शन के लिए। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। लेट अस सपोज मैं जनरली इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। अब इकोनॉमिक्स से करंट इकोनॉमिक्स भी मैं पढ़ाता हूँ। करंट इकोनॉमिक्स मतलब जो करंट अफेयर्स होते हैं। अब मैंने आज क्या करा, आज बहुत सारा टाइम लगाया, मतलब कुछ महीने में जब इकोनॉमिक सर्वे आया, बजट आया, तो मैंने बहुत टाइम लगाया, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा, पढ़ा, समझा, क्योंकि मुझे पढ़ाना होता है। तो मुझे बताओ, मेरे जो इस टाइम जो मेरा टाइम कॉस्ट लगा, जिसके बेसिस पे मैंने सारी चीजों को समझा, सीखा और है ना सब नोट्स वोट बनाए, क्या वो मेरे अगले साल काम आएगा, या उसके अगले साल, या 5 साल बाद, या 10 साल बाद? नहीं काम आएगा ना। तो इसका मतलब है कि मैं इस इकोनॉमिक्स नॉलेज को स्टोर करके रखना यूजलेस होगा। ये करंट नॉलेज है। वही स्टैटिक नॉलेज, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, स्टैटिक नॉलेज है। स्टैटिक मतलब जो फिक्स्ड है, ऑथर्स टू ऑथर वेरी करेगी, बट द मेन मीनिंग रिमेन सेम। तो इसको पढ़ना, यानी इसकी वैल्यू स्टोर हो सकती है। समझ में आई मेरी बात? तो पॉइंट ये होता है कि हर किसी चीज की वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती थी। जैसे कोई गुड्स है, गुड्स में कोई एनिमल है। अब यू आर बेसिकली ट्रांसैक्ट विद द एनिमल्स। अब एनिमल में ट्रांसेक्शन कर रहे हो, तो एनिमल लंबे समय तक जीवित थोड़ी रह सकते कि 20 साल तक वही आपने स्टोर करके रखे हुए हैं। नहीं, बट इफ यू वांट यू कैन सेल योर गुड्स, जो जिनकी ड्यूरेबिलिटी कम है उनका सेल करके उससे जो मनी बैक हो रहा है, मनी आ रहा है, उसका आप स्टोर कर सकते हो। एंड दैट मनी इज ऑल्सो यूज फॉर अ डेफर्ड पेमेंट्स। तो ये मनी जो इस डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। ठीक है, मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा, मतलब मेरे को स्पेस की दिक्कत है यहाँ पे। लिखेगा मनी प्रिजर्व्स wealth over time. A person can hold money instead of spending it immediately. Even short-term wage earners who spend who spends money quickly use as a temporary store of value। ठीक है, अब बस आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर हम सारी बात समझ गए, मतलब जो मेरे मन में भी आया था कभी जब मैंने पढ़ा था। अगर आप इसको रीड करते हो तो आप कहते हो सर एक बात क्लियर हो रही है कि हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन क्या उसकी वैल्यू में कमी नहीं आएगी? क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ता है। इन्फ्लेशन का नाम ही होता है कि इंक्रीज इन द प्राइस, मीनिंग ही होता है। तो बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन जो भी आप मनी को स्टोर कर रहे हो, उसकी उसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक ये एक्सेप्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू के भी कि मनी की इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। लेट अस सपोज इफ यू स्टोर अराउंड 10 लाख रुपए, जैसे अब 10 लाख रुपए स्टोर करके रख रहे हो, तो 10 लाख रुपए स्टोर करने का मतलब है कि 10 साल बाद 10 लाख की वैल्यू उतनी नहीं होगी जितनी आज परचेजिंग पावर है आपकी। यू कैन बाय many things by using your 10 lakh rupees, but after 10 years the many things becomes few things। ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम रहती है। तो इट इज बेसिकली द ड्रॉबैक इज व्हाट कैन रिड्यूस इन्फ्लेशन कैन रिड्यूस
मनीज इफेक्टिवनेस इन स्टोरिंग वैल्यू। ठीक है, तो एक अंडरस्टैंडिंग ये आप लोग अपने माइंड में रखना, और इसके बाद में एक कंसेप्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फिलहाल अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। हैव नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, ओके बाय गाइस।